हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। अगर आप एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो वो करना चाहते हैं, तो वहां पे जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ईच एंड एवरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपको जो अपना काउंसलिंग जो का प्रोसेस होता है वो आपको कैसे कंप्लीट करना है, किन किन बातों का जो वो ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ दो और मेजर चीजों के भी बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वो कौन सी दो मेजर चीजें होने वाली है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर रिजल्ट के बारे में, कि जैसे कि आपको पता है एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का टेस्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो वो कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपकी रिजल्ट की जो डेट है वो कब तक आ सकती है। टेंटेटिव डेट में आपको जो बताने वाला, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को, कि जो आपने काउंसलिंग प्रोसेस से जो अपना करना है वहां पे आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने हैं। क्योंकि ये दो सबसे ज्यादा मेजर चीजें होती हैं। एक आपका होता है डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस, आपको जाना, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आप कभी भी अच्छे से एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर जरा सी गलती भी अगर आपने कर दी तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से जो है वो बाहर हो जाओगे। दूसरी मेजर चीज होती है यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हुई तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से कंप्लीट करके रख लो। क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कम पड़ गया तो आपको जो है आपकी एडमिशन जो वो कैंसिल कर दी जाती है। आप या तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आपको अपनी कैटेगरी का जो प्रॉफिट है नहीं मिलेगा, या फिर आपकी एडमिशन को ही कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इट इज मस्ट कंपल्सरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट आई है वो आई है 18 जून की। 18 जून तक आपका जो रिजल्ट है मैक्सिमम चांसेस है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये हमारे पास टेंटेटिव डेट है। हाँ, 18 नहीं तो 17 भी आ सकता है, 17 नहीं तो 19 को भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस 17 से 19 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, कि क्या आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो जो रहने वाला है। देखो बच्चों, एम्स के अंदर जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है वो उसके 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड्स मतलब एक होता है हमारे पास फर्स्ट राउंड, उसके बाद हमारे पास होता है सेकंड राउंड, उसके बाद होता है हमारे पास थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को कुछ लोग जो ओपन राउंड भी बोलते हैं। अब ये ओपन राउंड क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट राउंड में क्या प्रोसेस होता है, सेकंड राउंड में क्या प्रोसेस होता है, थर्ड राउंड में क्या प्रोसेस होता है, कितनी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में ईच एंड एवरी स्टेप जो अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और मेडिकल फील्ड के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड हो, बीएमएस के रिलेटेड हो, एमबीबीएस के रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड की अगर आपको जानकारी चाहिए, चाहे आफ्टर द ग्रेजुएशन चाहिए, तो सारी की सारी जानकारी आपको इस भाई के चैनल पर जरूर मिलेगी। इसलिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स, चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, मेडिकल फील्ड की कोई भी जानकारी हो, ईच एंड एवरी जानकारी आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फटाफट कर देना। एंड आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम काउंसलिंग के प्रोसेस के मोड को लेकर। मोड क्या होने वाला है काउंसलिंग प्रोसेस का, जो कि आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको घर बैठे, आप कहीं पे बैठे हो, घर बैठे हो, रिश्तेदारों के घर बैठे कहीं पे बैठ के आपको ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही आपकी जो है वो काउंसलिंग होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं काउंसलिंग फीस को लेकर, कि काउंसलिंग की फीस क्या रहने वाली है। देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी कि नो फी ना। अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, आपको कोई भी जो फी है वो आपको अदा नहीं करनी, यानी कि कोई भी फी आपको जो नहीं देनी है, कोई भी पेमेंट आपकी जो वो नहीं लगेगी। उसके बाद अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर, जिसको हम ओपन राउंड बोलते हैं, थर्ड राउंड बोलते हैं, अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए का एक डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो देना पड़ेगा। एक चीज का और ध्यान रखें, अगर आपकी थर्ड राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाती है तो ये 25,000 रुपए जो आपका वो रिफंडेबल होगा, और इसमें से कुछ चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस कटने के बाद आपका जो बाकी की अमाउंट है वो आपकी रिफंडेबल हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप थर्ड राउंड के अंदर एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज में विजिट नहीं करते हो, यहाँ अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाते हो, तब उस केस में आपका ये 25,000 रुपया रिफंडेबल नहीं होगा, वो पेनल्टी आपको लग जाएगी। यानी कि अगर आपको एडमिशन मिलती है तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप एडमिशन लेने के बाद अगर आपको एडमिशन मिलती है तो आप कॉलेज में विजिट नहीं करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ लेकर एडमिशन लेने के लिए, लेकिन लिस्ट में आपका नाम आ जाता है कि आपको एडमिशन मिल चुकी है, तो आपको उस केस में आपको ये 25,000 रुपया रिफंडेबल नहीं होगा। और ये 25,000 रुपया देना कब है, जब आप थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट अगर आपका करते हो। थर्ड राउंड तब होता है जब आपकी सीट जो है वो बच जाती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए कोई भी पेमेंट आपकी जो है कोई भी फी जो है आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अपीयर इन काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के अंदर आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो मिनिमम आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी से हो तो आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी से हो तो यानी कि आपके पास 40% मार्क्स जो वो आपके होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपका पेपर 100 मार्क्स का था
तो 100 में से 50% यानी कि आपके 50 मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए, 50 मार्क्स, तभी आप जो है काउंसलिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी जो आपका रिजल्ट भी आएगा 18 जून को, जो आपका रिजल्ट आने वाला है, अगर आपके 50% मार्क्स हो गए तभी आपका उस लिस्ट के अंदर नाम आएगा। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका लिस्ट में नंबर है, नाम है, तो इसका मतलब आप काउंसलिंग जो है वो कर सकते हो। इसके साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे 51% बन गए, सिर्फ 52% बने हैं, इतने में मुझे काउंसलिंग में करता भी हूं तो मुझे कहाँ ही सीट मिलेगी। तो ऐसी बिल्कुल नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, चाहे आपका कोई भी रैंक है, लाखों में ही रैंक क्यों नहीं है, लेकिन आपको हर हालत में अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग जो है वो करना चाहते हो, नेगेटिव नहीं सोचना है। रैंक चाहे आपका कितना भी नीचे क्यों ना हो, आपको काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो फिल करना ही करना है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं डिटेल में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 4 टाइम द सीट वैकेंसी। अब इसका क्या मतलब है 4 टाइम द सीट वैकेंसी? जैसे मान लो आपको पता है हमारे पास जो जनरल कैटेगरी की सीट्स है वो अप्रोक्सीमेट 400 से 500 है, 500 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 500 सीट्स है, तो 500 का 4 टाइम कर दो, यानी कि 4 टाइम अगर हम उसका करेंगे यानी कि 2000, तो 2000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपका नीट काउंसलिंग के अंदर, जिनके लिस्ट के अंदर जो नाम आएगा, जो काउंसलिंग के अंदर क्वालिफाइंग जो करेंगे उसका नाम के अंदर जो वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूआर के बच्चे यानी कि जनरल कैटेगरी। अभी डज नॉट मीन अगर वो ये 500 सीट जनरल कैटेगरी की है तो वहां पे सिर्फ जनरल कैटेगरी वाला बच्चा ही जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई दूसरी कैटेगरी वाला जाके जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन लेना चाहे तो वो जाके वो क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन वहां पे सीट्स कितनी है, 500 सीट्स है, लेकिन बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट वाला कितना करने वाला होगा, 2000 होगा। जिन बच्चों का लिस्ट के अंदर नाम आएगा वो कितना आएगा, 2000 आएगा। 2000 में से 500 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कर सकते हैं, एडमिशन वहां पे जो है वो ले सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एलोकेशन बेस्ड ऑन रैंक एंड प्रेफरेंस यू सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने मेजर पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी सीट आपको मिलेगी वो तो एक तो आपके रैंक के बेस पे मिलेगी, ऑब्वियसली बात है कि कितना आपका रैंक आया। दूसरा आपकी प्रेफरेंस के बेस पे मिलेगी कि आपने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट वहां पे चॉइस फिलिंग करनी होती है, वो जो चॉइस फिलिंग आपने कर रखी है वो कैसे जो है वो कर रखी है। मान लो आपका रैंक बहुत ज्यादा डाउन है, तो अगर आपने ऊपर सबसे पहले एम्स दिल्ली को डाल दिया, एम्स पटना को डाल दिया या फिर एम्स बठिंडा को डाल दिया, तो कुछ बच्चों को होता है कि यार मेरा रैंक इतना नीचे है तो मैं एम्स दिल्ली डाल दूंगा तो मुझे एम्स दिल्ली मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके रैंक के हिसाब से ही आपको जो है वो सीट एलोकेट जो है वो की जाएगी। आपको ये जो अपनी प्रेफरेंस बनानी है वो उसी हिसाब से बनानी है जिस हिसाब से आपका रैंक होगा। तो बेशक आप ऊपर में एम्स दिल्ली डाल दो, एम्स पटना डाल दो या एम्स बठिंडा डाल दो, कोई उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन इनका कहने का मतलब यही है कि जिस हिसाब से आपका रैंक होगा, जिस हिसाब से आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है वो एम्स बठिंडा मिल सकता था, लेकिन आपने कोई लो वाला कॉलेज डाल दिया, लो वाला कॉलेज डाल दिया यानी कि कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आपकी सिटी से मान लो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन आपके घर से पास मान लो एम्स बठिंडा पड़ता था, वो आपको मिल सकता था, लेकिन आपने अपनी प्रेफरेंस में उसको बहुत नीचे डाला, ठीक है, तो आपको दूर वाला कॉलेज सबसे पहले जो वो एलोकेट कर देगा क्योंकि आपकी प्रेफरेंस में उसका नाम जो वो सबसे ऊपर था। तो इस हिसाब से आपको जो है वो अपनी बेस रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो है वो क्या मिलेगी, काउंसलिंग के अंदर एडमिशन मिलेगी। उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर बात करें तो ऑल पार्टिसिपेंट कैन गो फॉर द सेकंड राउंड काउंसलिंग। अब इस पॉइंट को भी अच्छे से थोड़ा सा समझ लेना कि उसने बोला सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो वो जा सकते हैं। अब सारे के सारे पार्टिसिपेंट कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो जिनका फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर जिनको सीट मिल जाएगी, वो भी जो है वो सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हैं। दूसरा वो जिनको तो कोई सीट मिलेगी नहीं, ठीक है, जिनको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, वो तो ऑब्वियसली सेकंड राउंड में जाएंगे यानी कि ऑप्शन दोनों के पास होगा। जिनके पास सीट मिल चुकी है वो भी अगर सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, जिनको सीट नहीं मिली है वो तो ऑब्वियसली सेकंड राउंड में जाएंगे ही जाएंगे। बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है। सेकंड राउंड के अंदर क्या प्रोसेस है इनका, 4 टाइम सेम जो फर्स्ट राउंड के अंदर था कि जितनी सीट्स आपकी जो बच जाएंगी, मान लो आपके 250 सीट्स जो है वो बच जाती है, तो 250 का 4 गुना कर लो, तो यानी कि 1000 जो बच्चा है वो इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर क्या करेगा, एलिजिबल होगा, पार्टिसिपेट जो है वो करेगा। लेकिन सीट्स कितनी होगी, 250 सीट्स होगी, यानी कि उसका जितना ही सीट्स अवेलेबल होती है, वेकेंट होती है, उससे क्वालिफाइंग जो मार्क्स करने वाले होते हैं बच्चे, उनके 1000 बच्चा जो है उस लिस्ट के अंदर आ सकता है जो सेकंड राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला है, सीट्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट राउंड विल बी फिल्ड, यानी कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जितनी भी सीट्स बच जाएंगी वो सारी की सारी सेकंड राउंड के अंदर जो है वो कंप्लीटली फिल्ड की जाएंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है,
कैंडिडेट्स हु गॉट सीट इन फर्स्ट राउंड, जैसे कि सेम वही चीज लिखी हुई है कि अगर जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल जाती है वो भी सेकंड राउंड के अंदर जो है वो सीट जो है वो ले सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल जाती है और आपको फर्स्ट राउंड के अंदर जो सीट मिली है, जो कॉलेज मिला है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लग रहा है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेनी है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों को लगता है कि यार मैं ये कॉलेज नहीं लेना चाहता, मैं इसे बेटर डिजर्व करता हूँ, या फिर ये मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, मैं इसको नहीं लेना चाहता, मैं कोई सेकंड राउंड के अंदर कोई दूसरा कॉलेज देख लूंगा। तो ऐसे बच्चे जो है वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपको कॉलेज मिला है, अगर आप उससे 100% सेटिस्फाइड हो तो आप जो सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग के लिए ना आए, सिर्फ अपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करके एडमिशन जो है वो कंप्लीट अपना प्रोसेस जो है वो कर ले। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की, ओपन राउंड की। तो चलिए बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की, जिसको हम ओपन राउंड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद, सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जितनी भी बची हुई सीट्स है वो थर्ड राउंड के अंदर जो वो फिल की जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो उसी के ऊपर मैक्सिमम जो है आपको क्या कर लेना है, कुछ ना कुछ चूज कर लेना है। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड के अंदर आते हैं तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती है इनकी भी, वो भी मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। पहला क्या है कि ये भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा, थर्ड राउंड जो होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि पहले कुछ सालों पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन में आपको एम्स दिल्ली वगैरह जाना होता था, चलो अच्छी बात है, अब आप घर बैठ के सेम टू सेम फर्स्ट सेकंड राउंड की तरह थर्ड प्रोसेस को भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप थर्ड राउंड के अंदर पहुंचते हो, ओपन राउंड के अंदर पहुंचते हो, तो आपको इसके लिए डीडी देना पड़ेगा, जो कि आपका 25,000 रुपए का होगा, जो कि मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी। अगर आप ये 25,000 रुपए का डीडी डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन सबमिट आपको करना होगा। अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं करते हो तो आपको थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास करके जो वो ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर आपको मिलती है तो अच्छी बात है। थर्ड राउंड के अंदर आपको 25,000 रुपए बनना आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद जो सीट्स अब बचती हैं थर्ड राउंड के अंदर, वो कैसे प्रायोरिटी होती है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ एक चीज होती है, प्रायोरिटी विल बी गिवन कैटेगरी वाइज। तो थर्ड राउंड के अंदर जो सीट्स फिल होगी वो कैटेगरी वाइज जो है सीट फिल की जाती है, प्रायोरिटी के हिसाब से सीट फिल की जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइक फर्स्ट सबसे पहले प्रायोरिटी एससी और एसटी को दी जाएगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी, यानी कि लास्ट में जो किसको दी जाएगी, यूआर कैटेगरी वाले को। यानी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, जो सीट्स बचती हैं वो किसको सीट्स की प्रायोरिटी दी जाएगी, एससी और एसटी वालों को, फिर ईडब्ल्यूएस वाले को, लास्ट में यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी के बच्चे उनको दी जाएगी। उसके बाद लास्ट में जो है इफ यू नॉट एक्सेप्ट द सीट, और अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर सीट मिल जाती है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना, अगर आपको थर्ड राउंड के अंदर सीट मिल जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चीज ऐसे ही करते हैं कि किसी को उन्हें कोई कॉलेज पसंद नहीं होता, सीट मिलनी है तो ऐसे ही ले लेते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, अगले साल फिर से नीट की प्रेपरेशन कर लेते हैं, कोई अच्छे मार्क्स ले आएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, आफ्टर इफ यू एक्सेप्ट द सीट, अगर आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं अलॉट होने के बाद कि हाँ भाई मैं एडमिशन, आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आपने एक्सेप्ट कर ली, तो यूर जो डीडी होगा 25,000 रुपए का विल बी कैंसिल, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। वो 25,000 रुपए आपका रिफंडेबल नहीं होगा, वो 25 रुपए आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और वो 25,000 रुपए आपका क्या कर जाएगा, डीडी डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ये 25,000 रुपए आपका रिफंडेबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 25,000 रुपए आपका रिफंडेबल हो जाएगा, जिसे माध्यम से आप इसको सबमिट करोगे ऑनलाइन सबमिट, उसी माध्यम से आपका ये क्या कर जाएगा, वापस आ जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड होता है, तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वो सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर होगी, सेकंड राउंड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर बच्चे को जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कोई बात नहीं मेरा फर्स्ट राउंड मिस हो गया तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, तो सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन की होगी तभी आप सेकंड राउंड को में क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। इसलिए बी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना। बाकी मैं भी आप तक सारी जानकारी पहुंचाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद 12th की मार्कशीट और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ बोर्ड्स के अंदर 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, लेकिन कुछ बोर्ड्स का जो वो कंबाइन ही आता है, तो आपको ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि किनका कंबाइन है किनका अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है वो मस्ट मैंडेटरी, अगर आपकी कैटेगरी जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी पीडब्ल्यूडी, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट वो मस्ट इंपॉर्टेंट कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन इनकी भी कुछ डेट्स होती है, उन डेट्स के अंदर ही आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। वो कौन कौन सी डेट्स है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है सारा कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां जाकर चेक कर लेना, डेट्स बता दूंगा, वहां पे सारा पूरा पोस्टर आपको भेज दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का वो सारा का सारा जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके टेलीग्राम चैनल पर ऐड भी हो जाना और वहां पे जाके अपनी ये डेट्स को भी चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट है, दोनों के लिए मस्ट कंपलसरी है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। स्कूल वाले बच्चे हैं तो आप स्कूल से लेके आओ, अगर आप किसी कॉलेज को छोड़कर ड्रॉप लेके आ रहे हो तो कॉलेज छोड़ के आ रहे हैं तो आपको कॉलेज से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो वो लेना
पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ आपका कोई आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट है आपका वो चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो पैन कार्ड, कुछ भी अगर आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, वो आपका चलेगा। उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो अभी आपने एग्जाम दिया तो उसके एडमिट कार्ड की आपका आई होगा, आपके पास फोटो कॉपी होगी। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लॉग इन करके वहां से एडमिट कार्ड को जो दोबारा से प्रिंट आउट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जो आपका काउंसलिंग के टाइम भरा जाएगा, उसकी भी आपने कॉपी निकाल के रखनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, उसको आपने साथ में लेके जाना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, ये तब आएगा जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। कब? जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी उसके नीचे आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये आपने वहां से प्रिंट करके इसको फिल कर लेना है। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपके पास एक ऑफर लेटर आएगा, जिसको सीट एलोकेशन लेटर भी बोलते हैं, कि हाँ भाई मुझे सीट जो है वो अलॉट हो गई है, तो उसके बिहाफ पर आपको जो है वो क्या मिलेगी, एडमिशन मिलेगी। तो सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट कंपलसरी होने चाहिए। अगर एक चीज और सुन लो, अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो एम्स आपको क्या करता है, 5 दिन का टाइम देता है, 5 डेज का क्या करता है, टाइम देता है। लेकिन एक कंडीशन के ऊपर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख का डीडी जो उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। तो 5 दिन के अंदर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो 5 दिन के अंदर आप उनको जो है डॉक्यूमेंट्स ला के दे सकते हो, लेकिन बदले में आपको उनको क्या करना पड़ेगा, एज पर कंडीशन 1 लाख का डीडी उन्हें जो है सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख का डीडी सबमिट करवाते हो तो एम्स आपको 5 दिन का टाइम दे देगा अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट उस डेट का नहीं है या फिर वैलिड नहीं है, मैंने बनवाया नहीं, मैं भूल गया, या तो आप उन 5 दिन के अंदर बना लो। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जो सीट है वो जनरल कैटेगरी के अंदर क्या कर दी जाएगी, शिफ्ट कर दी जाएगी। आपको फिर अपनी कैटेगरी का जो बेनिफिट लाभ है वो नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूछते हैं कि सर अगर हमारी सीट अलॉट हो चुकी है, मैं सीट नहीं लेना चाहता, मुझे एमबीबीएस में मिल गई, या फिर मैं 1 साल और नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मुझे बीएमएस करनी है, तो मैं लेकिन मैं सीट अलॉट हो चुकी है तो मैं क्या करूं। तो इस कंडीशन के आपको पेनल्टी लगती है। कुछ बच्चों को लगता है हाई पता नहीं कितनी पेनल्टी लग जाएगी, कितना क्या हो जाएगा। तो इस केस में आपको एक चीज बता देता हूँ, 5,000 से 10,000 के बीच में आपकी जो पेनल्टी लगती है, तो आपको 5,000 10,000 रुपए देके आप अपनी सीट को जो है वो क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, लेफ्ट जो है वो कर सकते हो एम्स के अंदर। 5 से 10,000 रुपए की पेनल्टी आपको जो लगेगी, आप चाहे फर्स्ट ईयर बाद छोड़ लो, चाहे सेकंड ईयर बाद छोड़ लो, चाहे अभी के अभी छोड़ लेना, तो जब भी सीट अलॉट होने के बाद, एडमिशन लेने के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो ये पेनल्टी आपको जो लगेगी 5 से 10,000 रुपया आपको जो है वो एक्स्ट्रा से देना पड़ेगा सीट को छोड़ने का। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ लग गया होगा। फर्स्ट राउंड कैसे करना, सेकंड राउंड कैसे करना, थर्ड राउंड के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस हुआ 5 दिन के अंदर भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवा पाते, ये भी चीज आपको बता देता हूँ। अगर 5 दिन का टाइम अगर आपको लेते हो 1 लाख का डीडी देने के बाद, अगर 5 दिन के बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवा पाते हो तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना। इसी तरह के मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, चाहे वो फार्मेसी हो, एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, इन फ्यूचर अगर आपको कोई कोर्स करना है तो सारी की सारी अपडेट्स पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।